गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट थर्ड। आज हम शुक्राचार्य जो कि प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों में बहुत अधिक सम्मानजनक माने जाते हैं, जिनको बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त है, उनके बारे में, उनके चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्राचार्य ने जो ग्रंथ लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह है शुक्र नीति। शुक्राचार्य के ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? शुक्र नीति के नाम से। शुक्र नीति में 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय और 2200 श्लोक। ये ध्यान रखने की बात है, 4 अध्याय हैं और 2200 श्लोक हैं। विभिन्न अलग अलग अध्यायों में, किसी में नीति शास्त्र का, किसी में न्याय व्यवस्था का, किसी में सामाजिक व्यवस्था का, और पहले अध्याय में राजा के महत्व, उसके कर्तव्य आदि का वर्णन किया गया है, और कुछ अध्यायों में सदाचार और नैतिकता का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राज्य और शासन पर लिखे गए ग्रंथों में शुक्र नीति का महत्व अन्य ग्रंथों से बढ़ के है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद शुक्राचार्य की शुक्र नीति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। शुक्राचार्य ने नीति शास्त्र के आधार पर मनुष्यों को और राजा को, दोनों को नीति पर चलने का संदेश दिया है। शुक्राचार्य दंड नीति पर भी बहुत अधिक बल देते हैं। शुक्राचार्य ने 4 प्रकार की विधाएं बताई हैं। वे हैं आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। कौन कौन सी हैं? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी में क्या क्या शामिल है? आन्वीक्षिकी में न्याय शास्त्र और वेदांत। आन्वीक्षिकी में क्या है? न्याय शास्त्र और वेदांत। त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष, ये सभी शामिल हैं त्रयी में। अर्थ में अर्थ और अनर्थ जो हैं वो किस में शामिल है? वार्ता में। वार्ता में क्या क्या शामिल है? अर्थ और अनर्थ। और चौथा है दंड नीति, जिसमें न्याय एवं अन्याय। दंड नीति में क्या क्या आता है? न्याय एवं अन्याय। दुष्टों के दमन को दंड कहते हैं, और इसी कारण राजा दंड रूप है और राजा की नीति दंड नीति है। इस प्रकार शुक्र ने कौन कौन सी 4 विधाएं बताई हैं? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मनु और कौटिल्य की भांति ही शुक्र ने भी अपनी शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है, और सप्तांग सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। इस प्रकार राजा के 7 अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के भी विभिन्न अंगों से मिलकर शरीर बनता, उस प्रकार राज्य भी इन 7 अंगों से मिलके बना है। और इन 7 अंगों में राजा मस्तक के समान है, सिर के समान है, मस्तक के समान है। मंत्री उसकी आँखें हैं, मित्र उसके कान हैं, और कोश मुख है, और सेना मन है। इसके अतिरिक्त दुर्ग दोनों हाथ हैं, और राष्ट्र राज्य रूपी
शरीर के पैर हैं। इस प्रकार राज्य की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है, यानी राज्य के संबंध में सावयव सिद्धांत को ही शुक्र नीति में अपनाया गया है। इस प्रकार राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत और मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत से कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। और शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना नहीं की गई है, बल्कि राज्य को क्या कहा गया है? स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था। राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना शुक्र नीति में नहीं की गई है। शुक्र नीति में कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का मूल आधार माना गया है। राज्य प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं, भौतिक उन्नति तो करता ही है, केवल उसके लिए ही नहीं वरन नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य का कार्य क्षेत्र। शुक्र नीति में राज्य का जो कार्य क्षेत्र विस्तृत रूप से उसमें वर्णन किया गया है और कहा गया है कि समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्य क्षेत्र नहीं है। सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा और प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना और इसके अतिरिक्त न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का दमन करना और निरंतर भूमि का अर्जन करना, ये सभी राज्य या राजा के कार्य हैं। शुक्र नीति में राज्य के कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषय गिनाए गए हैं, जैसे प्रजा की रक्षा। राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है और इसलिए राजा से यह अपेक्षा की गई है कि वो धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के उचित प्रयोग से दुष्टों का दमन करे और जनता को संरक्षण प्रदान करे, जनता की रक्षा करे, जनता को अपराध और अपराधियों से बचाए, डाकुओं से रक्षा करे और प्रजा की रक्षा के प्रति सजग रहे, उदासीनता ना बरते। अगर प्रजा की रक्षा समुचित ढंग से नहीं हो पाई तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध की भावना बढ़ जाएगी। ये तो नेचुरल है कि प्रजा की रक्षा अगर राजा नहीं कर पाता है तो प्रजा में विरोध की भावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रजा की रक्षा करना राजा का सर्वप्रमुख दायित्व है। उसके बाद लोक कल्याण के कार्य। शुक्र नीति में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। शुक्र ने राजा को यह सलाह दी है कि वह प्रजा के प्रति क्रूरता का व्यवहार ना अपनाए और दीन और असहाय जनता है उसको कष्ट ना पहुँचाए, प्रजाजन के सुख के लिए कुछ उपाय करे, प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन करे, कर्म करे, क्योंकि अगर प्रजाजन ही दुखी रहेंगे तो वो राज्य नष्ट हो जाता है। राजा को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी गतिविधियों पर बल देना चाहिए, जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, मठ आदि की निर्माण और व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ दान का कार्य भी करना चाहिए। मंदिर और उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करनी चाहिए। जो कुछ आवास गृह बनाए, जिनके पास आवास नहीं उनके लिए आवास गृह का निर्माण करना चाहिए और राज्य के कर्मचारियों के लिए भी आवास गृह बनवाए जाने चाहिए। पर्यावरण की रक्षा पे भी शुक्र नीति
में ध्यान दिया गया है। तो प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण ये राज्य के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध। अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए शुक्ल ने विचार व्यक्त किया है कि राज्य को गो, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, रत्न, स्वर्ण आदि धातुओं और खनिजों, मादक द्रव्यों और विष आदि पदार्थों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय और चिकित्सा आदि का विनियमन किया जाना चाहिए। यानी राज्य इन व्यवसायों का नियमन और नियंत्रण रखेगा। राज्य से लाइसेंस प्राप्त करके ही ऐसे व्यवसाय संपादित किए जा सकते हैं। और राज्य और राजा ये भी ध्यान रखेगा कि कोई व्यापारी कम नहीं तोले, मिलावट नहीं करे, जनता को मिलावट वगैरह करके हानि नहीं पहुंचाए, मद्यपान पे भी वह नियंत्रण रखेगा। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध भी राजा का प्रमुख कार्य है। प्रशासनिक व्यवस्था का सही ढंग से संचालन के बारे में भी शुक्र ने जिक्र किया है, क्योंकि जो संतुष्ट राजकीय कर्मचारी हैं वे ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इसलिए शुक्र ने कहा है कि प्रशासन के आंतरिक पक्षों जैसे कर्मचारियों के वेतन, उनकी पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के बारे में भी राज्य के द्वारा सुनिश्चित और लाभप्रद नीति अपनाई जानी चाहिए। शुक्र ही प्रशासनिक व्यवस्था के सुसंचालन और कर्मचारियों के वेतन उसके अलावा पदोन्नति, अवकाश, पेंशन पर विस्तृत विवेचना करने वाले प्रथम विचारक हैं, जिन्होंने प्रशासन के आंतरिक पक्षों का भी विस्तृत विवेचन किया है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि कर्मचारी और अधिकारी, राजकीय कर्मचारी और अधिकारी अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन करें और जनता को कष्ट नहीं पहुंचाएं। शासक को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आंतरिक पक्षों और कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन पर विस्तृत विवेचना करने वाले शुक्र प्रथम विचारक हैं। अगला अगर राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम चर्चा करें तो वह है न्याय की व्यवस्था। मनु और कौटिल्य ने भी इस पर बल दिया है कि प्रत्येक राज्य को न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग में सहायक सिद्ध हो सकता है। शासक को न्याय का उचित प्रबंध करना चाहिए और दंड नीति का भी उचित विधान करना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। यानी दंड नीति यानी दंड देना, दुष्टों का दमन करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य दायित्व जैसे शिक्षा संबंधी दायित्व, शिक्षा का प्रसार करे, विविध कलाओं का राजा प्रसार करे, जो प्रतिभावान और विद्वान छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए और शिक्षक और योग्य व्यक्तियों को राजकीय पदों पर नियुक्ति दी जाए। और शास्त्रों का अध्ययन भी राज्य में, शास्त्रों के अध्ययन पर भी बल दिया जाना चाहिए। स्मृतियों और पुराणों आदि के विद्वानों और ज्योतिषी आदि और बुद्धिमान विद्वान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था राज्य द्वारा की जानी चाहिए। राज्य के कुछ सामाजिक दायित्व भी हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था का नियमन। राज्य का ये दायित्व है कि वह चारों वर्गों या विभिन्न वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी वर्ण निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वे निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें और इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें, ये देखना
राजा का दायित्व है। नैतिक और धार्मिक कार्य। नैतिक और धार्मिक जीवन पर ध्यान देना भी राजा का आवश्यक कार्य है। और राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए। जनता में नैतिक गुणों के विकास पर बल देना चाहिए। राज्य की आय का चौथाई भाग दान आदि पर खर्च होना चाहिए। और परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र का अर्थ है दूसरे जो राष्ट्र उनके साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं, ये देखना भी राज्य का आवश्यक कार्य है। परराष्ट्र संबंधों को निर्धारित करते समय स्वयं के राष्ट्र के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। और परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करते समय कुशलतापूर्वक संबंध स्थापित करके युद्धों और टकराव से बचा जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो ही संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। यानी राज्य की सुरक्षा और प्रजा का कल्याण महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी स्थिति में युद्ध करना आवश्यक हो जाए तो युद्ध भी करना चाहिए। इस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र की जो हमने विवेचना की, शुक्र नीति में जिस प्रकार का राज्य का कार्य क्षेत्र प्रतिपादित किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र की धारणा में विश्वास करते हैं और व्यक्तियों का भौतिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक हर प्रकार का उत्थान शुक्र चाहते हैं। धन्यवाद।